बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर गुज़िश्ता 2 साल की सियासत में कुछ सीखा होता तो आज का दिन उनके लिए मुख्तलिफ होता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 साल की जो भी अपनी गलतियां हैं उनसे कुछ नहीं सीखा और आज भी उन्हीं गलतियों को दोहराने का अमल जारी है। IMF को एक बार फिर जिसे कहते हैं इंतखाबी मामले पर खत लिखने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा फैसला है जिससे अब वो जान छुड़ाती हुई नजर आती है। जान छुड़ा पाएगी या नहीं, इस सारी चीज को एक तरफ रखते हुए पंजाब असेंबली के तकरीबन 300 से ज्यादा अरकान ने आज हल्फ उठा लिया है, जिनमें तकरीबन 215 हुकूमती इत्तेहाद के और 98 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि PTI बैक्ड हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया। और मरियम नवाज शरीफ, जिन्हें तस्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मज़ाहमत का चेहरा है, वो पार्लिमानी सियासत में कदम रख चुकी हैं और कदम रखते ही चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए उनकी नामजदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई है। और मफाहिमत का जो चेहरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो कहा जाता है कि मियां शहबाज शरीफ हैं। अब मफाहिमत और मज़ाहिमत का जो इम्तजाज होगा अगले आने वाले दिनों में वो कैसा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे मियां जावेद लतीफ़ साहब। सेकंड सेगमेंट में हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में भी अभी तक इबहम बरकरार है। सिंध का गो के ऐलान हो चुका है कि मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला होंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान हो गया है। बलूचिस्तान का इबहम बरकरार है। फैसल करीम कुंडी के सामने ये सवाल रखेंगे और MQM से पूछेंगे कि इस इत्तेहाद में वो कहां एडजस्ट होती है। हसन साबिर साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जरा इकोनॉमिस्ट के साथ साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे। तासुर है मुल्क में कि 9 मई को बुला दिया गया है, क्या 9 मई में मुलविस लोगों को माफी मिल चुकी है? इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा होंगे और खाकान नजीब साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मियां जावेद लतीफ मेरे साथ हैं। मियां साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने, नून लीग में मरियम नवाज को मज़ाहिमत का चेहरा कहा जाता है और शहबाज शरीफ साहब को मफाहिमत का, तो ये मफाहिमत और मज़ाहिमत का जो इम्तजाज आप लोगों ने तश्कील दिया है, ये कैसे चल पाएगा? मरकज में मफाहिमत और सूबे में मज़ाहिमत? नहीं शाहिद, बात यह है कि कहीं ना मफाहमत है ना कहीं मज़ाहमत है। बात तो यह है कि जिस तरह का अरेंजमेंट हुआ था 2024 के इंतखाबात में, उसके मुताबिक आप चीज़ें देख रहे हैं मरकज़ में भी और सूबे में भी। आप मरकज़ में देखें कि अगर हमारे पास सादा अक्सरियत होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कोई और होते, और आज हमें अगर सादा अक्सरियत भी नहीं लेने दी गई तो यकीनन फिर आप उसको मफाहमत कह लें या वक्त की ज़रूरत कह लें या रियासत की ज़रूरत कह लें या सिस्टम की ज़रूरत कह लें। मियां जावेद लतीफ साहब, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अरेंजमेंट, तो फिर आपका ये जो लफ्ज है अरेंजमेंट का इस्तेमाल, ये ऐसा तासुर नहीं देता जो कि एक नैरेटिव आपके अगेंस्ट बन रहा है कि आपके लिए ये सब कुछ मैनेज किया गया है, उसकी तौसीक नहीं करता? देखें, अगर हमारे लिए किया जाता तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाब आता? क्या हमारे लिए अगर किया जाता तो जो कुछ हमारे साथ किया गया है 8 फरवरी को वो कुछ होता? फिर आप अगर ये कहें कि कोई इनकलाब आया है, खामोश इनकलाब आया है, तो NA 114 में वो इनकलाब नहीं आया, NA 115 में इनकलाब आ गया। ये शायद इस तरह बातें नहीं है जो दिखाई जा रही हैं, कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं। जमीनी हकायक उससे बड़े मुख्तलिफ हैं। आप ये देखें कि क्या सहूलतकारी उनको 8 फरवरी को मैसर नहीं थी? यकीनन थी। अभी आपने एक बात की है कि 9 आपके पास मई को बुला दिया गया, मियां साहब, तो बुलाने वाले कौन है? जी, सबूत भी हैं और ये एक इस पे 15-20 दिन पहले दिखाया, मैं दिखा सकता हूं कि मैंने किन किन को मैसेजेस किए और क्या जवाब आया। और उसके बाद जो 8 फरवरी को मेरे साथ किया गया वो 2002 में भी ऐसा नहीं था, वो 2018 में भी ऐसा नहीं था कि आपके पोलिंग एजेंट ही जो हैं वो खड़े ना होने दिए जाएं और आपके पोलिंग एजेंट को कमरे से बाहर बैठाया जाए, तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट को। और फिर आप ये कहते हैं कि जनाब फॉर्म 45, भाई 45 की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। मियां जावेद लतीफ साहब, एक लाइटर क्वेश्चन, आप जो बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की शक्ल आप जो बात
मियां जावेद साहब, आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक लाइटर क्वेश्चन, कहीं आप नून लीग के टिकट पर ही थे या आजाद उम्मीदवार थे? ये आजाद उम्मीदवार से भी शायद इस तरह का सलूक नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि जो मेरे साथ सलूक हुआ है, शायद मैं पाकिस्तानी नहीं था जो मेरे साथ सलूक किया गया उस दिन। सही सही। और आपने इसका शिकवा मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सामने किया, तो उनका रिस्पांस क्या था मियां जावेद लतीफ साहब? नहीं, उनसे शिकवा तो तब मैं करता जब वो इंतजामिया होते, जब वो इलेक्शन वो करवा रहे होते। जिनसे मुझे शिकवा था वो तो 15-20 दिन इलेक्शन से पहले से मैं उनको मैसेजेस कर रहा था, उनको फोन कॉल कर रहा था। मैंने तमाम जो कंसर्न लोग थे उन सबको मैसेजेस किए कि मेरे साथ ये हो रहा है, और फिर इलेक्शन डे जो कुछ हुआ वो मैं 15 दिन पहले से जो कह रहा था वही हुआ। अच्छा, आपने एक स्टांस लिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहूंगा मियां जावेद लतीफ साहब आप एप्रोप्रिएट फोरम पे उन नामों को रखें, उन चीजों को रखें, ताकि बजाय बयानियां बनाने के आपको रिलीफ मिल सके। लेकिन जो सवाल आना चाहूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस बजाहिर जो है हो चुका है, मियां शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। मियां जावेद लतीफ को यह अलायंस कैसे चलता हुआ नजर आता है? क्योंकि आप उन लोगों में थे जिन्होंने पार्टी को यह तजवीज दी कि ऐसी हुकूमत का हिस्सा ना बना जाए जहां पर पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखें शायद मैं ये बात आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, सादा अक्सरियत किसी जमात को मिलती वो शायद बेहतर डिलीवर कर पाती, और 2/3 अक्सरियत हमें मिलती या कम से कम सादा अक्सरियत हमें मिलती, तो नवाज शरीफ इन चैलेंजेस को फेस भी करते और पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत रखते थे। नवाज शरीफ के न होने से नुकसान जमात को खाली नहीं है, रियासत को है, इस खित्ते को है। और बदकिस्मती से ये एक अरेंज प्रोग्राम था जो बनाया गया, जो मनसूबाबंदी की गई। बुग़्ज़े नवाज शरीफ में जो जिस तरह की मनसूबाबंदी की गई, उससे नुकसान सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं हुआ, उससे नुकसान इस सिस्टम को हुआ है, उससे नुकसान पाकिस्तानी कौम को हुआ है। सही। और आप देखेंगे कि आप पिछले चंद दिनों में गैस की जिस तरह बिल आए हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं। आइंदा आने वाले दिनों में जो बिजली के रेट्स बढ़ेंगे वो क्या अजाब लाएंगे, महंगाई किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे, पाकिस्तान के तो क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जब आवाम मालियाती इदारों की, मियां जावेद लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, आपने जो एक जुमला इस्तेमाल किया अरेंज प्रोग्राम, इस अरेंज प्रोग्राम में जब अगर चीजें तब्दील हुई तो फिर इस अरेंज मैरिज में आपको दूल्हा तब्दील करने की जरूरत इसलिए आपको लगता है कि पड़ी? नहीं, शायद जो दूल्हा जमात की तरफ से हमने पेश किया, वो दूल्हा खुद भी राजी नहीं थे ऐसे अरेंजमेंट में कि वो कोई डिलीवर कर पाएंगे। मगर सिस्टम को बचाने के लिए या अरेंजमेंट करने वालों की ख्वाहिश पे हमने अपनी गर्दन पेश की है। सख्त तरीन हालात में या बदतरीन हालात में, तो ये एक समझे कि सिस्टम को बचाते हुए, रियासत को जरूरत समझते हुए, भले 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें भी हमने रियासत को बचाते अपनी जो कुर्बानी दी थी, किसी ने वो कुर्बानी कबूल ना की, बल्कि उस कुर्बानी पे भी उंगलियां उठाई। मुझे तो अंदेशा ये है कि ये कुर्बानी हमारी लेने के बाद भी हमारे साथ वही सलूक ना किया जाए। अच्छा, आपको यह अंदेशा है, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखूंगा। पहले आप ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा थी, उन्होंने जैसे कहते हैं जिम्मेदारी नहीं ली, और उसके अलावा कोई 13 जमातें थी। इस बार टोटल कोई 3 जमातें या 4 ज्यादा से ज्यादा होंगी, और उसमें पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। तो आपको नहीं लगता कि शहबाज स्पीड के पास एक मौका होगा कि जो 16 महीने में जो चीजें नहीं डिलीवर कर सके, अगले 1 आध साल में करें, मरियम पंजाब में करें और टर्न अराउंड करें चीजों को? मियां जावेद लतीफ साहब,
देखें, शायद ये ख्वाहिश और इस पे पूरी तवज्जो कोशिश यकीनन होगी। कोई कहेगा कि भले हाथ पांव बांध के ही हमें हुकूमत दी गई है, मगर इस पे डिलीवर ना कर पाए, और रियासत जिसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं इसके लिए कुछ हम कर ना गुजरें। ये यकीनन हम करेंगे, मरकज में हो या सूबा हो, मगर मैं जो हालात हैं उसका जरूर बात उस पर कर रहा हूं कि इन हालात में देख लें कैसा अरेंजमेंट है और किस तरह कोई का परफॉर्म कर पाएगा। और फिर कहा जाता है कि 16 माह में कोई डिलीवर ना कर पाया। ये सारी चीजें जहन में रख के फिर एनालिसिस किया जाना चाहिए। सही। और आपको यह लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने जो मरकज का अलायंस बनाया है वो अगले 5 साल आपको चलता हुआ नजर आता है, या इसमें भी आपको बम्पी राइड्स लगती हैं? देखें, बात यह है कि जो 16 माह का एक कौमी इत्तेहाद था, एक कौमी हुकूमत थी, आपने देखा जब वो वक्त गुजर गया तो उसके बाद हर शख्स ने अपनी अपनी बोलियां बोली, और आज कोई गैलरी में बैठ के कल को क्या बात करेगा इसका अंदाजा हमें आज है। सही। तो आपको नहीं लगता फिर मौलाना की वो ऑफर ठीक थी जो मौलाना फजलुर रहमान ने मियां साहब को दी थी कि आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठें? पीडीएम के सरबराह भी थे, 16 माह आपके इत्यादी भी थे, तो मौलाना से बिल्कुल कितना ताल्लुक नून लीग करके बैठी हुई है। देखिए शाह साहब, कुछ बातें होती हैं वक्त पे कहने वाली, और कुछ बातें होती हैं कि जिन पे खामोशी इख्तियार की जाए। तो एक दुआ है कि इससे खैर का कोई पहलू निकल आए, तो खुदा करे हमारे जो अंदेशे हैं वो गलत साबित हों और रियासत के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। आप तो दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका एक नैरेटिव है। एक और सवाल, चूंकि मियां शहबाज शरीफ और मरकज के हवाले से तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े क्लियर नजर आते हैं और आपने बगैर लगी लिपटी रखे अपनी बातें सामने रख दी हैं। मरियम के पास इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी है पीएमएल-एन में, और वो पहली मरतबा पार्लियामान में आई हैं, आते ही चीफ मिनिस्टर नामजद हो गई हैं। मियां जावेद लतीफ को क्या लगता है कि मरियम की डिलीवरी क्या होगी? क्या वो शहबाज स्पीड को कंटिन्यू कर पाएंगी या उनसे बेहतर होंगी, या फिर जो सूरत हाल अब माजी में पंजाब में सुनते रहे उसी तरह की सूरत हाल रहेगी? नहीं, शायद अगर ये अक्सरियत जो पंजाब में है ये मरकज में भी हमारे पास होती तो भले शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होते, वो बेहतर डिलीवर कर पाते। और जहां तक पंजाब का तल्लक है, हमारे पास क्योंकि सादा अक्सरियत है, तो इंशाल्लाह हम तवक्को भी रखते हैं। और मैं बहुत काम कर चुका हूं मरियम नवाज शरीफ के साथ कोई 10 साल, तो मुझे अंदाजा भी है उनकी सलाहियतों का, उनकी जद्दोजहद का, उनके जज्बे का। तो मैं ये तवक्को रखता हूं कि इन हालात में वो बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगी, और इंशाल्लाह जो उनके रुफ़का या उनके साथ काम करने वाले जो जानते हैं वो उनकी तवक्कुआत से बहुत बढ़ के इंशाल्लाह डिलीवर करेंगी। आपकी नजर में मरियम के चैलेंजेस पंजाब में क्या होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि मैटर करता है नंबर गेम पंजाब में, और अगर मरियम डिलीवर कर जाती हैं जहां पे सादा अक्सरियत है, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात मरकज के हवाले से हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब को स्ट्रेंथ ही मिलेगी मरियम की परफॉर्मेंस से। आपके ख्याल में चैलेंजेस मरियम के लिए क्या होंगे? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इंतजामी ढांचा जो है वो बर्बाद कर दिया गया 5 सालों में। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है गवर्नेंस का, सबसे बड़ा चैलेंज तो है उस इंतजामी ढांचे को फिर से अपने पांव पे खड़ा करना। उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, बेशुमार चैलेंज ही चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2008 की असेंबली नहीं है, ये 2008 का पंजाब नहीं है, 2013 का पंजाब नहीं है, या 97 का पंजाब नहीं है। आज
5 सालों में इतनी बर्बादी हो चुकी है कि आपको बहुत मेहनत के बाद इस पंजाब को फिर से पांव पे खड़ा करना होगा। बिल्कुल ठीक। आपके ख्याल में मरियम के पास तजुर्बा नहीं है, ना तजुर्बेकार मरियम के लिए इन चैलेंजेस को निमटना आसान होगा? नहीं, शायद अगर ये बात आप करते हैं कि तजर्बा नहीं है, तजर्बा है उनको। उन्होंने 2013 से 2017 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखा, गवर्नर्स को देखा। उनके पास तजर्बा अपने वालिद के साथ काम करने का, अपने कायद के साथ काम करने का मौजूद है। उसके बाद जब उनके वालिद जेल में थे या आउट ऑफ कंट्री थे, तो उस वक्त भी तंजीम को, जमात को चलाने के लिए जो ग्रास रूट तक वो गई, उनको मसाइल का इल्म है, खास तौर पर पंजाब के, कि किन चीज़ों को ड्रेस करना जो है उनकी तरजीह में होना चाहिए। तो वो तजर्बा भी रखती हैं और उनको अदराक भी है मसाइल का। इंशाल्लाह बेहतर डिलीवर कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक। मियां जावेद लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ पुरुमीद हैं कि मरकज़ में उनके खदशात अपनी जगह पे हैं, लेकिन सूबे में मरियम डिलीवर कर सकती हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें चीज़ों का तजुर्बा मौजूद है। बज़ाहिर मरियम की पहली एंट्री है पंजाब असम्बली में और बतौर चीफ मिनिस्टर नामजदगी बहुत अहम है और ये मरियम के पोलिटिकल कैरियर के लिए भी बहुत अहम है। इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, इत्तेहादी बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और MQM से बात करेंगे। सेकेंड सेगमेंट में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे फैसल करीम कुंडी और हसान साबिर एडवोकेट। फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, हसान साबिर का MQM से। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान MQM पाकिस्तान हमारे साथ होगी। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और MQM से हसान साबिर साहब, वो भी MQM के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं। इस वक्त ये दोनों जमातें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए हिमायत कर रही हैं। फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुंडी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि वफाकी काबीना में शामिल ना होने का जो फैसला था, उस पर हमने देखा कि ख्वाजा साद रफीक, मियां जावेद लतीफ, उनके कुछ ओपिनियंस आए और एक स्टेज पे ऐसा लगा कि कहीं आपका इत्तेहाद नहीं होगा। तो बिलावल भुट्टो ने कैसे मनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात पर कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे लेकिन आपको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शायद भाई, हमने पहले जब CC की मीटिंग हुई थी और जो है हमने फैसला किया था कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इनको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। उसी चीज पे हम ऑलरेडी कमिटेड थे और हमने उसी चीज पे बात की। बीच में जब हमारी चल रही थी क्या नाम है मीटिंग, तो जरा से आप खबरें चला रहे थे मीडिया के हमारे दोस्त की, जी ये हो गया 3 साल 2 साल और काबीना में भी आएंगे। तो हमने कहा कि ये चीज नहीं हो सकती। हमारा 16 महीने का जो तजर्बा था वो इतना अच्छा नहीं था और हमने और नून वाले भी कह रहे थे कि इत्तेहादियों की वजह से हम हुकूमत अच्छी तरीके से नहीं चला सके। इस हमने कहा कि इनको प्रॉपर जो है हुकूमत चलाने दें, उनको मैंडेट दें। हम उनको वजीर आजम का वोट देंगे, एतमाद का वोट देंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे और हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसलिए हम काबीना का हिस्सा। और दूसरी बात यह है कि हमने जो हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने जो इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उस मैनिफेस्टो पर लड़ा कि जो मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन है, जब तक हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते बिला भुट्टो साहब, उस मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। लिहाजा हमने कहा कि PMLN हुकूमत बनाए, क्योंकि ये सेकंड मेजॉरिटी पार्टी है। फर्स्ट मेजॉरिटी पार्टी तो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थी पहले। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमाओं से बातचीत करने को कहा, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के। तो जमहूरियत के लिए हमारे पास और भी रास्ता नहीं था। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को कंटेस्ट करते इलेक्शन, तो हम री इलेक्शन की तरफ जाती है मुल्क, और ये मुल्क इस वक्त री इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल यहाँ ले लीजिएगा। आपने कहा कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी चीज़ें 16 महीने के हवाले से थी, इसलिए आपने फैसला किया कि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या ये हिमायत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये इशू बेस्ड चलेगी, 1 साल के लिए होगी या 5 साल के लिए? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, आप कोई किसी जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस जैसे मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, हम शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम उनके
लेजिस्लेशन जो पॉजिटिव होगी, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगी, जमहूरियत की बेहतरी के लिए होगी, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। हम मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। हम उनको गाइड करेंगे कि वो चीजों को ठीक करें। और ये शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और उन्होंने इस पूरी पार्लियामेंट को चलाना है, इस इत्तेहाद को चलाना है, तो मैं समझता हूँ कि माजी की गलतियों को जो है उससे वो सबक सीखेंगे और आगे जो है इस चीज को सही तरीके से चलाएंगे। सही। 16 महीने की हुकूमत में नून लीग चाहती थी कि आप लोग एमक्यूएम को एडजस्ट करें। इस बार नून लीग की कोई ऐसी ख्वाहिश है कि आप सिंध में कोई एडजस्टमेंट करें एमक्यूएम के साथ? देखें, अभी ऐसी सच कोई बात नहीं हुई। सिंध में जो हमारी MPS की सीटें हैं वो ऐसी हैं कि हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। आज आपने देखा कि फिर एक तारीख भी उस पार्टी ने रकम की, एक नौजवान को स्पीकर बनाया सूबाई असम्बली का, अक़लियत को हमने जो है वो डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया और मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। मरकज में शायद एमक्यूएम की जरूरत होगी और मरकज में काबीना का हिस्सा होंगे। सिंध में अभी तक मुझे नजर नहीं आता कि हमें एमक्यूएम की शायद जरूरत हो कि उनको हम काबीना का हिस्सा बने। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से चूंकि ये फैसला हुआ था कि वजारत आला के लिए आपकी हिमायत करेगी PMLN, अब ये सुनने में आ रहा है कि नून लीग के कुछ अराकीन की ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर मालिक की तर्ज पे कोई 2.5 साल का फार्मूला हो, या डार साहब ने उन्हें ये बताया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री 2.5 साल के लिए ले रही है। कुंडी साहब, ऐसा जब ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ, अब ये फैसला है कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। अब देखते हैं कि आगे लीडरशिप बैठती है, उसके ऊपर क्या फार्मूला तय करती है। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान का जो CM है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। प्रेसिडेंट हमने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे और KP और पंजाब की जो गवर्नर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। फैसल करीम कुंडी, बलूचिस्तान के लिए कौन कौन से नाम जेर गौर हैं? बलूचिस्तान के लिए ज़रबुल मिसल में ये कहा जाता है 51 के 51 मेंबर ख्वाहिशमंद होते हैं वजीर आला बनने के। आपके पास इस वक्त तकरीबन 16 के करीब की स्ट्रेंथ है, तो वजारत आला के लिए कितने नाम जेर गौर हैं? देखिए, बिल्कुल जब MPA बंदा बनता है तो इसी उस पर होता है कि हर बंदा जो है वो कैंडिडेट होता है कि मैं CM बनूं। और इस वक्त जो 3-4 के रन है वो आपको पता है कि सरफराज बुक्की साहब हैं, सनोला जहरी साहब हैं, अली मोहज्जद साहब हैं, सादिक इमरानी साहब हैं, ये और बुलेदी साहब हैं। ये 4-5 लोग हैं जो कि इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि वो रन में है और लीडरशिप ने फैसला करना है ये किसको जो है वो लेके आते हैं। अच्छा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पीपल्स पार्टी से होगा, तो मुमकिना तौर पर मैं जिस शख्सियत से बात कर रहा हूं वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होंगे? मैं इस पर कोई बात इस वक्त नहीं कर सकता। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर और पंजाब के गवर्नर किसको लगाते हैं। और कौन कौन से नाम जेर गौर हैं? चलें KP को छोड़ के पंजाब के लिए, गवर्नर के लिए हर पार्टी का जो सीनियर है वो इस वक्त जेर गौर हो सकता है। अब उस पर अगर आप देखेंगे पार्टी लीडरशिप को तमाम दोस्तों का पता है, पार्टी लीडरशिप का पता है कि कौन किसकी क्या CV है, किस तरीके से वो खुद ही मतलब है कि वो कर सकते हैं। पंजाब में अहमद महमूद साहब, कायरा साहब, नजीम चंद साहब, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो जेर गौर हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई नाम जेर गौर है? पॉलिटिक्स में कोई पॉसिबिलिटी, हर किसी की पॉसिबिलिटीज होती हैं। सही। तो अब आप देखें ना कि सियासी क़यामत की निशानी है कि PTI और मौलाना फजल रहमान साहब बैठ गए, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। देखें, ये आप लोगों ने मजबूर किया उन्हें साथ बैठने पर। मौलाना साहब को आप लोगों ने इत्तेहाद में भी शरीक नहीं किया। कुंडी साहब, देखें, इस दफा मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को 5 साल सवाबी रोजे रख लेने चाहिए। हर वक्त ईद नहीं होती ना, कभी रोजे भी रख लेने चाहिए। तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ होगी या सिर्फ पीपल्स पार्टी या PMLN मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी? देखिए, बातचीत शुरू है, शायद में भी हमारे साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हमें बलूचिस्तान में सपोर्ट करे। सही। थैंक यू फैसल करीम कुंडी साहब, आप हमारे साथ थे। MKM से हसान साबिर साहब हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी ने बहुत सी चीज़ों को बड़ा वाज़ेह अंदाज में रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अभी तक इबाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर पर बरकरार है। और कुंडी साहब ने बताया कि 5 नाम जेर गौर हैं। इन 5 में से कौन हो सकता है या आउट ऑफ द बॉक्स कोई नाम आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लाजमी सी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला करना है। लेकिन 2.5 साल के मामले पर उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की कि कोई ऐसा मामला जेर गौर है। हसान साबिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से कबल MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कुछ और थे, इत्तेहाद के बाद कुछ और हुए और आज सुना है फिर मामलात ठीक हो गए। तो अभी स्टेटस क्या है आपका PMLN के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, MKM तो पहले दिन से बात कर रही है कि हमें वजारतों के लिए नहीं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत बनाने में जो मेजर पार्टी होगी उसको सपोर्ट करना है। और इलेक्शन से पहले भी हमने
PMLN के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया था वो इन्हीं शराइत के ऊपर था कि आइन के अंदर जो बेसिक कवानीन हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जो आर्टिकल 140A में दर्ज किया गया है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को उसके इख्तियारात दे दिए जाए। लोकल गवर्नमेंट के जरिए ही मुल्क को ऐसा अंदाज में चलाया जा सकता है, जिले को मजबूत किया जा सकता है, उससे कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक के मसाइल हल हो सकते हैं। वो सिर्फ एक MQM का मसला नहीं है, वो पूरे हर जमात के, हर वर्कर के, हर घर का मसला है। उस मसले के हल के लिए हम तो PMLN के साथ हमने मुज़ाकरात किए थे और उसके दूरस्थ नताइज निकलना है। हम आज भी इसी मौक़िफ़ के साथ जो हमारे मंशूर का हिस्सा है, हसन साबिर साहब, जो बातें आपने की वो कानों को सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं और वो रिक्वायरमेंट है न सिर्फ कराची के शहरियों की बल्कि पाकिस्तान के हर एक आम आदमी की कि लोकल बॉडी सिस्टम को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कर दिया जाता है तो बहुत सी चीजें सर्विस डिलीवरी की बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। जो हुकूमत सिंगल मेजोरिटी नहीं रखती वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करेगी? 16 महीने में भी आपसे वादे जरूर हुए, वफा नहीं हुए। अगले 5 साल क्या गारंटी है कि वफा होंगे? देखिए साहिब साहब, मैं तो यही बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि इससे मसला पूरे पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है और ये वो तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने की तकरीर कर इलेक्शन में वोट हासिल कर ऐवान का हिस्सा बन रही हैं, वो अपने वोटर्स को क्या जवाब देना चाहती हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं करना चाहते, अवामी मसाइल का हल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर खड़ा हो गए, बारिश की निकासी का सिलसिला मुरतब दे, गटर का ढक्कन लगाए, पानी पीने के मसाइल को हल करता रहे। वो जवाब क्या देंगे अगर वो इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो उनको सोचना चाहिए। वो कह के आए अपने गली मोहल्लों की तकरीर करके आए कि हम आपके पानी का मसला हल करेंगे, सीवरेज का मसला हल करेंगे, बिजली, गैस, पानी, हर चीज हम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम ये लोकल बॉडीज की मदद से करेंगे, उन्होंने कहा हम करेंगे। तो इसका मतलब है वो चीजें अपने पास रखना चाहते हैं। हसन साहब, आपको समझ में नहीं आ रही बात? लेकिन हम इंशाल्लाह आपके जरिए अवाम को ये अवेयरनेस देंगे कि दुनिया भर में ये काम लोकल गवर्नमेंट करती है और हमारे आइन के अंदर भी यही दर्ज है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जितने हैं उसको डिवॉल्व करना है। 2010 में ये तरमीम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर हो गई और उस दौरे हुकूमत के अंदर होने के बावजूद सिंध में स्पेशली आज तक सिंध लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट बनाया गया उसके अंदर इख्तियार हसन साहब जो है बिल्कुल ठीक है। सिंध लोकल गवर्नमेंट का एक्ट तो आप नहीं बदल सकते, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल मेजोरिटी के साथ बैठी हुई है। बजाय इसके कि आप PMLN से मांगते, पीपल्स पार्टी से बात करते तो मुमकिन है 100 रुपए मांगते 50 मिल जाते वाली सूरत हाल होती, जो मुझे अभी नजर नहीं आती। एक और सवाल ये कि गवर्नर कामरान टेसोरी ही होंगे और फेडरल कैबिनेट में MQM का शेयर क्या होगा? कोई तय पाया है मामला, या फिर आप भी पीपल्स पार्टी की तरह सिर्फ वोट देंगे और आईनी तरमीम का मुतालबा करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? अच्छा, आपकी इजाजत से आपके पहले वाले सवाल का जवाब अगर मैं शॉर्ट में दे दूं कि हमने पीपल्स पार्टी से भी हमने दरखास्त की थी कि वो इस सिलसिले में बातचीत करें। उन्होंने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो खुद इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि हमने जो आइन की तरमीम पेश की है उसके तहत एक यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए और वो हर जिले की होनी चाहिए, इसीलिए आइन में दर्ज की जाए। अगर हर सूबा अपने अपने हिसाब से वो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाता है तो वो इतना काबिल असर नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी सपोर्ट की बात है, हमने सपोर्ट किया इस सिस्टम को, हमने सपोर्ट किया इस मुल्क को। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इंतशार की कैफियत है, जो बेयकीनी की सूरत हाल है, वो खत्म होनी चाहिए। एक जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप तमाम बड़े ओहदे जो है वो क्लेम करके आप कहेंगे हमने फिर वोट देना है और फिर हमने जो है वो क्लेम नहीं करना। हमने MQM ने ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं रखा। MQM एक दयानतदारी के साथ इस मुल्क के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ खड़ी है और चाहती है कि एक सिस्टम, मजबूत सिस्टम पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो, एक रिवायत कायम हो, एक दूसरे। लेकिन हसन साहब कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का आ चुका है और अगले 2-3 साल उसी ने रहना है। सिंध में गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब ने तनहा फॉर्म कर लेनी है, उन्हें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। ले दे के आपके पास 17 MNA की सीटें हैं, वफाक से अगर आपको कोई शेयर नहीं मिलता तो हुकूमत की सपोर्ट आप फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है फी सबीलिल्लाह, क्योंकि अगर हम ऐवान में मौजूद होंगे तो हम पाकिस्तान की आवाज बनकर ही मौजूद होंगे। हमने ये
ये अपने अपने लोगों से हमने ये कसम उठाई हुई है कि हम उनकी आवाज पहुंचाएंगे और उनके मसाइल का हल करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं कोई 1 या 2 वजारतें या 6 वजारतें लेने के बाद ही कोई मसला हल कर सकता हूँ। मैं मसाइल का हल जानता हूँ। ये मसाइल का हल न सिर्फ ऐवान में बैठकर हो सकता है बल्कि अदालतों के जरिए भी हो सकता है। जो गारंटीज हैं जो PMLN देना चाहती है उन गारंटीज में अगर सबसे ऊपर आईनी तरमीम मौजूद है तभी हम बात कर रहे हैं। उस आईनी तरमीम के अलावा हमारे पास और कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड, कोई ऐसी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी के साथ ही सारी चीजें हो जाए। कहीं आपने ये शर्त तो नहीं रखी कि हम वोट दे देंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वफाकी वज़रा उस वक्त हल्फ उठाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल बॉडीज पर हो जाएगी? नहीं, देखिए, MKM ने तो ये अमेंडमेंट 2021 में दाखिल भी कर दी ना, सेनेट में 2022। लेकिन सर वोटिंग तो अभी तक नहीं करवा पाई ना। वोटिंग भी होगी इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। अब जब हम देखिए, हमारी स्ट्रेंथ उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन हुकूमत हमारे बगैर नहीं बनी थी उस वक्त भी, और हमारे बाहर जाने के बाद हुकूमत वो भी खत्म हुई। लेकिन अब तो आसान साहब हुकूमत आपके बगैर भी चल सकती है। पीपल्स पार्टी और PMLN के नंबर इक्वल हैं, तो फिर क्यों आप ये समझ रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? नहीं, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो MKM के बगैर आज भी हुकूमत नहीं बन पाएगी और ना ही चल पाएगी। तो हम ऐसी कोई सिचुएशन ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना हम करना चाहते हैं। इस मुल्क को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर लाने की जरूरत है। इस वक्त सब अच्छा होना चाहिए और हम अगर पाकिस्तान के बारे में ऐवान में बैठकर डिस्कस ना करें, बात ना करें, तो कहाँ बैठ के करेंगे? ये सिर्फ आपने कहा अदालत का ऑप्शन मौजूद है। आपने मुझसे चूंकि ये पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम अदालत में जाएंगे। सड़कों पे जाने से मसले हल नहीं होते, बिल्कुल अदालतों में जरिए हल होता है। बिल्कुल ठीक। हसान साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी और MKM का आपने मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे IMF को बानी PTI के खत की और 9 मई के मामले की। क्या 9 मई के मामले पर रियासत ने डील कर ली है? रियासत ने 9 मई में मुलव्वस अफराद को माफ कर दिया है? कोई पॉलिटिकल रिकंसिलेशन हो रही है? ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी के या गुज़िश्ता 2 साल के जो तजुर्बात हैं उनसे कुछ सीखा है या नहीं। इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और 2 अहम मौज़ूआत जिनको आज हम टच करेंगे। सबसे पहला अहम मौजू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर जिसे कहते हैं IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया और इस IMF को ख़त लिखने की वजूहात हैं इंतखाबात के हवाले से जो मुबैना धांधली का उनका एक नैरेटिव है उसके हवाले से ये खत लिखेंगे। इससे कबल भी एक ऐसी ही कोशिश IMF के जिसे कहते हैं बेल आउट पैकेज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी कर चुकी है, जिसके लिए शौकत तरीन साहब की मुबैना ऑडियोज आई थी और सेम वही रवैया आज भी अपनाया जा रहा है। लेकिन दूसरा एक सवाल यह है कि क्या पाक फौज की जानिब से 9 मई को भुला दिया गया? इस पर जरा बात करेंगे। इन दोनों चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें खाकान हसन नजीब साहब हैं, माशी उमूर को देखते हैं, और डॉक्टर वकार चीमा साहब हैं, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं। दोनों से जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो रवैया है खासकर IMF वाला और 9 मई के मामला पर क्यों ये तासुर बन रहा है कि क्या पाक फौज इन सब कुछ को भूल चुकी है और जिसे कहते हैं वो जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उन्हें क्यों कर रिलीफ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? ये सारा सवाल वकार चीमा साहब के सामने रखेंगे। लेकिन IMF के इशू पर खाकान हसन नजीब साहब, खाकान साहब, IMF को जो भी हमें ज़रूरत थी, जिन हालात में ज़रूरत थी, IMF ने हमें बेल आउट पैकेज दिया। बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, किसी सियासी हुकूमत या 16 माह की PDM की हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ज़रूरी था। अब एक बार फिर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कोशिश की गई है, एज ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप उसे कैसे देखते हैं? शायद साहब बड़ी सादा गुफ्तगू है। अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं, IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, पाकिस्तान के रिजर्व्स $3 अरब से नीचे चले गए थे, रुपया जायरेट कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, हर तरह से एक डिस्कम्फर्ट था। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड ट्रेड होता है वो अगर $1 की उसकी कीमत थी तो वो 50 पैसे से नीचे ट्रेड कर रहा था। अप्रैल 24 में उसकी $1 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। पाकिस्तान को आज भी $8 अरब का जो इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, ये जो बिल्डअप हुआ है ये डेट बोरोड है, बट IMF की वजह से है। मल्टीलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, बायलैटरल पार्टनर्स और थोड़ी बहुत ही कमर्शियल फंडिंग आपको आई है। अभी भी आपकी रसाई इंटरनेशनल मार्केट्स तक नहीं बनी।
IMF का एक आपको 9 मंथ इंटरिम फैसिलिटी मिली है। ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरह ही है जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा अप्रैल 12 को। पाकिस्तान को सेकंड रिव्यू भी इसका कंप्लीट कराना है ताकि 1.1 बिलियन डॉलर्स आएँ, प्लस आपको एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। मैं तो इससे आगे गुजारिश करूँगा कि मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि पाकिस्तान IMF के बगैर नहीं चल सकता, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब IMF के प्रोग्राम में गई हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है शायद कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ICU के डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये तो वो बात हुई ना कि 24वीं मरतबा अगर आप ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो यू हैव नॉट सॉल्व्ड द फंडामेंटल इश्यूज ऑफ योर कंट्री, दैट इज व्हाई यू कीप गोइंग। आज मालियाती खसारा 8,500 अरब है इस साल का, जिसमें हम कहते हैं कि हमने बड़ा संभालने की कोशिश की है। जस्ट एक्सटेंट देखिए कि ये क्या सीरियसनेस है। 30-31 अरब डॉलर का मालियाती खसारा करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट हमारी। अब आप इससे आगे चलिए, 25% इन्फ्लेशन एवरेज करेगी, पिछले साल भी 25% कर रही थी, तो लोगों का हाल देखिए। उसके अलावा मतलब हर चीज जो है सोशल सेक्टर में देखिए, एक्सपोर्ट टू जीडीपी देखिए, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। खाकान साहब, जो पॉइंट्स आपने रखे और जो अशारिये और जो एदाद मेरे सामने हैं, उन सबको देखते हुए जिसे कहते हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान के हैरान होता है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलेगा। लेकिन एक आम आदमी की फहम के लिए मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल भी ये कोशिश की कि IMF के साथ जो बेल आउट पैकेज हो रहा है उसे डीरेल किया जाए। एक और कोशिश अब की गई है। जरा टेक्निकली मुझे ये बताइएगा, क्या IMF इंपैक्ट लेती है किसी सियासी जमात के इस किस्म के अमल का, या फिर उनके जो एदाद शुमार होते हैं या जो उनके अहदाफ होते हैं जो हुकूमत ने पूरे करने होते हैं वो उनको देखते हुए अपने बेल आउट पैकेज को लेकर आगे चलेंगे? जैसा कि निगरान गवर्नमेंट ने सख्त फैसले किए हैं, उसका एक प्रेशर जरूर मौजूद है, अवाम पर भी उसका प्रेशर आया है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त आपको करनी पड़ेंगी डिफॉल्ट से बचने के लिए। On a stricto sensu way, तो IMF will deal with the government that is in a country। वो इंतजार कर रहे हैं ये केयर टेकर के साथ नहीं, बल्कि आने वाली गवर्नमेंट के साथ जो सेकंड रिव्यू है वो करें और उनसे ही बात करें। IMF का स्टेटमेंट भी इस पे आ गया है कि हम जो आने वाली गवर्नमेंट है उससे बात करेंगे, ये IMF ने ऑफिशियली भी कह दिया है। सो एक तो ये बात है, ये अपनी जगह कायम है। बट दूसरी बात ये है कि आप जितना अपना होम ग्रोन पैकेज जो है उसकी वाइडर अपने मुल्क में जिसे कहेंगे अग्रीमेंट करेंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उतनी स्ट्रेंथ से जाके एक बैंक को कहेंगे कि सर इसको प्लीज आप कर दीजिए फंड, इसलिए कि हम इस पे सिंसियर हैं, रिफॉर्म पे सिंसियर हैं। शायद आई एम गोइंग टू से समथिंग मच डीपर देन ये जो सतही गुफ्तगू हो रही है। एक तो यह कि PTI ने आई थिंक अपना थोड़ा सा जो स्टांस है वो टोन डाउन किया है, क्योंकि खत अभी सामने नहीं आया, पर उन्होंने कहा है कि IMF के साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे मुझे थोड़ी सी तकवीयत मिली। और IMF भी जैसे मैंने कहा है कि बिल्कुल आने वाली गवर्नमेंट से बात करेगा और वो से, बट शायद हियर्स द डीपर पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो हो ही नहीं रही। वेयर इज पाकिस्तान्स ओन प्लान, जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, जो सब स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएं और आज मुझे ये कहें कि यार ये प्लान तो ठीक लग रहा है खाकान, ओके ये मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क 3 साल का है, इसमें ये मुश्किलात आएंगी, पर साथ साथ आप एनर्जी की कीमतें ही नहीं बढ़ा रहे, आप इसको कम करने के लिए IPP से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सर्कुलर डेट को मैनेज के फ्लो को मैनेज करने के लिए लॉसेस को भी नीचे ला रहे हैं, आप डिस्कोर्स को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वेयर इज दैट प्लान? सो हियर्स आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी वेरी सीरियस टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। जिस मुल्क में ने कामयाबी, खाकान साहब आपके ख्याल में हुकूमत फॉर्म होते ही ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज यही होगा कि IMF के साथ रीनेगोशिएट किया जाए, और उसके बाद चूंकि मैं देख रहा था कि बजट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और IMF के जो अहदाफ हैं उन्हें सामने रख के बजट की तैयारी की जा रही है। अनडाउटेडली जो भी बजट की तैयारी होगी, और बजट की क्या तैयारी है सर, 7.5-8% का हम अगर ओवरऑल OFD जिसे कहते हैं ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, हम कुछ सरप्लस प्रोविंसेस से लेकर अगर बना भी देंगे, जो पिछले साल 3-4 साल से चल रहा है, ये अनटेनेबल है। 1-1.5% के नुकसान करती हैं हमारी SOEs। तो जो मुल्क 9% का फिस्कल डेफिसिट रन कर रहा हो, वहां तो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि ये 8,500 अरब के नए नोट छपते हैं। जब नोट छपते हैं तो इन्फ्लेशन आती है। सो बहुत सीरियस मसाइल हैं मुल्क के। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट दिया है, एक स्प्लिट मैंडेट है, बट असल बात यह है कि IMF के तो जाएंगे ही, पर जाने से पहले घर का होमवर्क
जो इस वक्त की अथॉरिटीज हैं उनका काम, जो आने वाली हुकूमत है उसका काम, लोकल डॉक्टर्स उसको वेट करें, फिर आप आईएमएफ के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि नहीं जी, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स बढ़ाएं, हम कह रहे हैं कि टैक्स नेट को सिंप्लीफाई करें ताकि टैक्स नेट बढ़े। हम ये कह रहे हैं कि हम जीएसटी, आरडीज, कस्टम ड्यूटी, ये आसान टैक्सेस हैं। हम कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट को, हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है इतना बड़ा, हम उसको टैक्स करेंगे। दिस इज द डीपर कॉन्वर्सेशन जो नहीं हो रही, उसकी वजह से एक अबहाम सा फैल रहा है। असल में प्रॉब्लम यह है खाकान साहब कि हम अभी तक जो है ना आईएमएफ के प्लान को भी सियासी अंदाज में लेकर चल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिहेवियर इख्तियार किया, बजाय इसके कि वो बैठते और हुकूमत के साथ कोई प्लान चॉकआउट करते। वकार चीमा साहब की तरफ जरा चलूंगा। वकार चीमा साहब, एक तासुर ऐसा मिलता है कि जिस वक्त इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है उस पर कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। 9 मई में जो भी लोग मुलविस हैं उन्हें अदालतों से जमानतें भी मिल रही हैं, वो हल्फ भी उठा रहे हैं, तो इससे एक तासुर ऐसा सा बनता है कि जैसे कहते हैं कोई डील हो गई है, कोई बात बन गई है। आपके ख्याल में कुछ ऐसा है? रिन साहब, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो खराब है। ये आप मेरा नाम भी भूल गए हैं सर। सॉरी, कमर चीमा, सॉरी, गलती से वकार चीमा हो गया। मुझे आप कमर से जो है वकार बना दिए, लेकिन थैंक यू, आपको याद है। माजरत। नो इश्यूज। देखें रिन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त। पाकिस्तान ऑन बैक टू डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं दोबारा। इस मुल्क में बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुई है। और हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपने 9 मई के हवाले से बात की है, देखिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पे होल्ड रखवाया हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का होल्ड खत्म होगा तो ये सारे के सारे केसेस में लोगों को सजाएं मिलेंगी। देखिए, हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ किया गया है और पाकिस्तान के अदारों के साथ किया गया है। आपको पता है रिन साहब, इंडिया के अंदर बैठ के लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि ये काम तो हम अरबों रुपए में पाकिस्तान में नहीं करवा सकते थे, जो वहां पे एक सियासी जमात ने खुद ही कर दिया। पाकिस्तान फौज के ऊपर तो हमले अगर करेगा इंडिया, अगर आप इमेजिन करें कि अगर इंडियन फोर्सेस किसी कोर कमांडर हाउस पे करेंगे तो आप पाकिस्तान के क्या रिस्पांस होगा? वो तो जारी बात है, इंडिया को हम हिला कर रख देंगे। लेकिन ये अपने अंदर लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसा क्या समझा कि हम पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अदारों को इस तरह बदनाम करें? रियासत बिल्कुल उसी तरह सोच रही है जिस तरह 9 मई के बाद एक पाकिस्तान की अवाम ने रियासत को ये कहा है कि इन लोगों से बदला लिया जाए। लेकिन देखिए, इस सारे प्रोसेस के अंदर कानून को नहीं भूलना, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको इग्नोर नहीं करना। एक प्रॉपर तरीके से लीगल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमने रियासत ने उन लोगों को सजाएं देनी है और इसमें कोर्ट्स अपना कुछ काम कर रही हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, जारी बात है, एक उसने जो पोजीशन ली है उसे पीछे हटेगी तो इन तमाम लोगों को सजाएं भी होंगी और होनी भी चाहिए। और जो बात आप कर रहे हैं कि ये लोग जो है वो जाके अपना हल्फ उठाएंगे, देखिए इधर भी हम कानून की रिस्पेक्ट करेंगे और अदालतों की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर अदालतों को पता है कि इनके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं और ये बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अदारों पे हमले किए हैं, कंटोनमेंट्स पे हमले किए हैं, हमारे शहदा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको गिराया है, तो इसके बावजूद अगर हमारी अदालतें उनको सपोर्ट कर रही हैं इस सेंस में कि इनको जाके हल्फ लेना चाहिए, तो एक तो हमारी अदालतें ये समझती हैं कि जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, दूसरी हमारी अदालतें समझती हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए, डेमोक्रेसी को आना चाहिए, एंड देन जारी बात है इसके ऊपर। लेकिन कमर चीमा साहब, सॉरी टू से, ठीक है आज वो हल्फ ले रहे हैं। जो भी लोग इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं, एक शख्सियत पंजाब में वजीर आला के लिए नामजद हो चुकी है, कल वो कंटेस्ट करेंगे। एक शख्सियत खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है कंटेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर का, और वो कल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जो नंबर गेम हमारे सामने। तो फिर जब कल इन्हें सजाएं होंगी तो फिर डेमोक्रेसी पर हमला तस्वुर होगा? क्यों हमला होगा जी? देखें, इससे पहले भी तो लोगों को सजाएं हुई हैं। ये जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको आप क्या मजाक समझते हैं? देखें, अगर अदारे जो हैं वो जाके अपनी सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स में जो अपने ऑब्जर्वेशन देती हैं, जो केसेस को फॉलो करती हैं, तो उसके ऊपर तो एक लीगल आपके पास एविडेंस है ना कि जी इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया है। तो कल अगर गंडापुर साहब को जो है वो सजाएं होती है तो ये एक नॉर्मल चीज है, पूरी दुनिया में सजाएं ऐसे होती हैं। भारत में उन्होंने नरेंद्र मोदी जो है
उसको क्रिटिसाइज करने पे राहुल गांधी को सजा दे दी, उसकी मेंबरशिप जो है वो लोकसभा से फारिग कर दी गई, उनसे घर छीन लिया गया। तो ये भारत में अगर हो रहा है, ये देखिए अदालतें अपना काम कर रही हैं, अदालतों को अपना काम करने दें। हमने क्या किया है कि हमने जो लीगल प्रोसेसेस थे उनको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, हमने अपने अदारे खराब कर दिए, हमने अपनी जुडिशरी पे हमले कर रहे हैं। जैसे आजकल भी जुडिशरी पे हमले हो रहे हैं, अगर वो फैसले करते हैं तो तब भी हमले करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कल को वजीर आला हो, वजीर आजम हो या कोई भी हो, अगर अदालतें उनको सजा देती हैं, लोअर कोर्ट सजा देती है, उनके पास हायर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, और ये आपको पता है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये इसमें कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई बजूका है आपके हाथ में, आपने बंदे को फारिग कर दिया है। अगर आपने कानून तोड़ा है तो रियासत कहां जाएगी? रियासत के पास भी अदालतें हैं, आम आदमी के पास भी अदालतें हैं। रियासत आपको कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल सजाएं तो नहीं दे रही। लेकिन कमर चीमा साहब, एक ये भी बात की जाती है, बहुत से क्वार्टर्स इस बात को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं कि जी जो कुछ हुआ 9 मई में गुजर गया, अब चूंकि लोग असेंबलियों में वापस आ रहे हैं और फिर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, एक पॉलिटिकल रिकंसिलेशन की। आपके पास चूंकि खबर भी होती है, तो आपको लगता है कि 9 मई के मामले पर भी फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल रिकंसिलेशन हो सकती है या उसके कोई चांसेस नहीं है? रिन साहब, 70,000 शुहदा हैं हमारी दहशतगर्दी की जंग में, तो क्या सबको दहशतगर्द ग्रुपों को छोड़ दें? उनको कहें जी ठीक है, हम आपके साथ पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन करेंगे, हम दहशतगर्द ग्रुपों को छेड़ दें? देखें, जिन लोगों ने सियासी वायलेंस किया है, आज भी हम ये बड़ी एक मशहूर एग्जांपल है, 6 जनवरी कि अमेरिका के अंदर जो रेन साहब जो सजाएं दी जा रही हैं ट्रंप के हामियों को, किस चीज की सजा दी जा रही है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है जो हमारे लोगों ने खत्म कर दी है, तो मैं समझता हूं 9 मई के लोगों को सजाएं होनी चाहिए। उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, किसी ग्रुप से हो, अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जो है ना, उसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप रियासत में हमला करें। अगर तो तालिबान ने रियासत पे हमला किया, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, और अगर लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस के नाम पे रियासत पे हमला किया तो उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं माफी किसी कीमत नहीं होनी चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप पहले रियासत पे हमला करें और बाद में कहें जी हमें माफी दे दें, हम ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं। ऐसे तो कल को कोई भी उठ के रियासत को चैलेंज कर देगा, और आपको पता है जैसे रियासत हमारी चैलेंज हुई है, ये हमें एक लॉन्ग टर्म मसले को हमेशा के लिए सेटल कर देना है। ये जिन लोगों ने पहली दफा ये किया, ये आखिरी दफा होना चाहिए। रिन साहब, मेरा ख्याल है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। थैंक यू कमर चीमा साहब, आपका, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, नाज़रीन दोनों ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। 9 मई के हवाले से मेरी मालूमात के मुताबिक और डॉक्टर कमर चीमा की मालूमात के मुताबिक जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ उसमें जो भी लोग 9 मई में मुलव्वस थे वो उस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने और कहीं से सीटें भी ज़रूर जीते होंगे, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं। लेकिन जब 9 मई के मामले पर सजाएं होंगी तो उन पर अमल दरामद भी होगा और अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। और पाक फौज में इस बात पर बिल्कुल इत्तफाक राय मौजूद है कि किसी को भी सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया जाएगा कि वो किसी मुंतखब ओहदे पर हैं या फिर किसी उससे चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर हैं या किसी और ओहदे पर हैं। तो इंसाफ होगा और होता हुआ नजर आएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।